Welcome to the Glam Bar presents Shorts and Shouts with Felix and our media partner Shree News. And today I am so happy, I am so glad. I have two prominent doctors from Jammu and Kashmir, those who have worked, I guess, all over India, or maybe like they are doing the best in their stream. And I want to introduce them. I have Dr. Paras Khanna and I have Dr. Surbhi Kudiyar. Thank you so much, ma'am, and thank you so much, sir, for coming to our show and accepting our invitation. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. And I feel so privileged कि आज मैं आप सबके साथ बैठा हूँ. And कुछ ऐसे serious topics हैं, you can say taboos, right? कि मतलब जिसको discuss करने में भी I think not many people are comfortable. But today we're going to talk about cancer because Dr. Paras is a cancer surgeon and Dr. Surbhi is a breast surgeon from American Oncology Institute. तो हम इन दोनों से जो कॉमन सवाल हैं, जो हर एक के मन में जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक मे बी वो डायग्नोसिस के लिए हों या वो प्रोसीजर के लिए हो, कई उनमें ऐसे सवाल आते हैं. हम किसी तरीके आज के सेशन जो हमारा पॉडकास्ट का सेशन है उसमें हम मेनली जो डिस्कस करेंगे कैंसर के ट्रीटमेंट, कैंसर के जो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या मेंटालिटी आपकी कैसी हो जाती है कैंसर का नाम सुनते हुए. तो इस वजह से आई रिक्वेस्टेड डॉक्टर पारस एंड डॉक्टर सुरभि कि वी विल हैव अ सेशन फॉर दिस, ताकि हम ये जो टैबू बन चुका है ये कैंसर, या मतलब नाम सुनते ही जब हम डर जाते हैं कैंसर का, लाइक जैसे ही हमारे दिमाग में आता है या किसी हमारे नोन को हो जाता है तो लाइक हम पूरी तरह से डेवस्टेटेड हो जाते हैं वो चीज़ को लेके. बट सीरियसली अगेन आई थैंक बोथ ऑफ यू कि आपने अपना टाइम दिया जो आपके बिजी स्केड्यूल में से था कि आप यहाँ पे आए, हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया. आई एम सो थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू. सबसे पहले सर आई वांट टू नो कि व्हाट इज़ कैंसर. मैम, व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर इज़ बेसिकली, देखिए, अगर हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जैसे आप मुझसे ये सवाल ओपनली पूछ रहे हो कि कैंसर क्या होता है, यही अगर मैं आई गो इनटू द सोसाइटी एंड टॉक टू समबडी, दे विल से ओ माय गॉड, दिस गर्ल इज गॉन आउट ऑफ हर माइंड दैट शी इज़ टॉकिंग ऑफ कैंसर ओपनली. व्हाट इज़ इट? नो, इट्स लाइक कैंसर के बारे में बात करना भी ऐसा समझा जाता है कि इट्स अ बिग इशू. क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि कैंसर हो गया, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड. There is nothing which is left more in this person, him or her life is all done. So इस चीज़ के लिए I would say Felix, thank you so much कि आपने एटलीस्ट इतनी इनिशिएटिव लिया और हमसे ये कह रहे हैं कि हम आगे इस चीज़ को एडवोकेट करें और सबको बताएं कि what is cancer. See, cancer is a part of a disease. It's a disease जो शायद पहले भी होता था लेकिन हम लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे. हमारी बॉडी के अपने सेल्स होते हैं जिनका एक सेल साइकिल होता है. हम कहते हैं कि हमारे बॉडी के जो साइकिल्स हैं वो आज बने हैं, उनका एक साइकिल, किसी का 90 डेज़ का साइकिल, किसी का 120 डेज़ का साइकिल, कुछ ऐसा साइकिल होता है और उनकी अपना वो बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं. बट कैंसर सेल्स कुछ ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं और वो हमारी बॉडी के खुद के ही सेल्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि वो कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में आ चुका है, नहीं. बट ये क्या होता है कि हमारी बॉडी के बीच में कुछ सिग्नल्स ऐसे हो जाते हैं, कुछ हमारी बॉडी के बीच में कुछ चेंजेस ऐसी आ जाती हैं जो शायद बाहर की, मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकती हैं उसकी वजह से, या हमारी खुद की बॉडी का मेकअप जिसको हम जेनेटिक मेकअप बोलते हैं उसकी वजह से कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इन अ वेरी हैफेजर्ड मैनर एंड दे बिकम अ लंप, जिसको हम गांठ, एक मास या बॉडी के बीच में गठ कहते हैं कि हाँ जी ये गठ बन गई है हमारी बॉडी में और ये हमें लगता है कि कुछ अलग है. I think sir can add more in this cell. Basically any cell which has gone out of control. बॉडी के अंदर सेल का हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है. हर कोशिका जो होती है वो एक वेल रेगुलेटेड पार्ट की तरह काम करती है, तभी हमारा शरीर ऊपर वाले की दया से इतना अच्छे से चलता है और हमारी हेल्थ बनी रहती है. जब कभी कोई सेल इंडिपेंडेंटली आउट ऑफ कंट्रोल मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2 बन रहा है, 2 से 4 बन रहा है, पर किसी पर्पस के लिए नहीं, तो हर तरीके से बिगाड़ शुरू हो जाता है. राइट. जैसे सुरभि ने बताया, पहले गांठ बन जाएगी, गांठ बनने के बाद जिस हिस्से में गांठ बन गई वो हिस्सा काम नहीं कर पाएगा, वो गांठ उस हिस्से को खराब कर देगी अलग से. राइट. और अलग अलग तरह की तकलीफें स्टार्ट हो जाएंगी. तो एक बेसिक लेवल पे कैंसर को समझने की ये जो युक्ति है ये बिल्कुल सही है कि एक ऐसी कोशिका, एक ऐसी सेल
जो अब अनकंट्रोल तरीके से मल्टीप्लाई कर रही है। ओके ओके सर, कैंसर के रिलेटेड मतलब बहुत सारे मिथ्स भी होंगे या कईयों को एग्जामिन नहीं करना आता, लाइक सिम्टम्स क्या हो सकते हैं उसके। सबसे पहले मतलब क्या सिम्टम हो सकते हैं कैंसर के, कि जहाँ से हमें पता लगे कि शायद हमारे में ये डेवलप हो रहा है, या कुछ इस तरीके का कि जिससे मतलब जो हमारी ऑडियंस को नहीं पता, क्योंकि नोबडी टॉक्स ओपनली अबाउट कैंसर, राइट? बिल्कुल सही बात है। शायद अगर हम इस डिस्कशन से कैंसर वर्ड को हटा दें या फॉर अ मोमेंट, अगर हम ये इस बारे में बात करें, हर कोई अपने शरीर की जिम्मेदारी तो खुद लेना चाहता है, राइट। अपनी हेल्थ की, अपनी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लेना चाहता है। हमें अगर सर्दी जुकाम होता है, 2-4 दिन ठीक नहीं होता है, हम डॉक्टरी सलाह लेते हैं। अगर खांसी होती है, हफ्ते 2 हफ्ते ठीक नहीं होती, हम डॉक्टरी सलाह लेते हैं। अगर हम अपने सोच से इस शब्द को हटा दें कि शायद मुझे खांसी है तो कैंसर हो गया है, शायद मुझे गांठ है तो कैंसर हो गया है, ये एक खुद पे बनाया हुआ बोझ है, और एक अपने ऊपर एक डर का ऐसा हम एक चादर सी लपेट लेते हैं, जिसके बाद जो सही काम करना है वो कर नहीं पाते। कोई भी ऐसे शरीर की दिक्कत, कोई सिम्टम, कोई कंप्लेंट जो 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, उसके लिए आपको डॉक्टरी सलाह चाहिए। ये हमारा मतलब मरीज का जिसको दिक्कत है, ये उसका काम नहीं है डायग्नोज करना, राइट। उसकी जिम्मेदारी यहाँ तक है कि जब मुझे कोई तकलीफ 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है, अब मैं घर पे ना बैठा रहूँ और अपने करीबी डॉक्टर के पास जाके उसकी सलाह लूँ। अगली जिम्मेदारी उस डॉक्टर की है, जो बिल्कुल बखूबी आपकी जांच करेगा और उसके बाद टेस्ट बताएगा, और उसके बाद हम डायग्नोसिस तक पहुँचेंगे। राइट। जब हम मन के अंदर ये डर बिठा लेते हैं कि आज खांसी हुई और ईश्वर ना करे अगर महीने बाद या 15 दिन बाद पता चलना है कैंसर है, पर इस पूरी डिस्कशन को हम मेंटली एक मोमेंट में अपने अंदर ट्रांसलेट कर लेते हैं कि आज खांसी हुई है, आज गांठ मुझे महसूस हुई है, ये कैंसर है, और उसके बाद एकदम पैरालाइज जैसे हो जाते हैं कि अब क्या करें। राइट। अपने डिस्कशन से कैंसर वर्ड को हटा दीजिए। कोई दिक्कत आ रही है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा है, अपनी डॉक्टरी सलाह लीजिए। ये डॉक्टरी सलाह के बाद अब हमें देखना है कि क्या कुछ दिक्कत कोई ऐसी बन रही है जिसके लिए आगे हमें कोई स्पेशलाइज्ड टेस्ट कराने हैं। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन फेलिक्स, कुछ ऐसे लक्षण ज़रूर हैं जो हमारे दिनचर्या में बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो जाते हैं और जिनके लिए डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी है। अगर सडनली वेट लॉस हो रहा है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, डाइटिंग नहीं कर रहे, लेकिन तो भी हमारा वजन कम हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, काम काज कर रहे हैं, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है हाँ 2, 4, 5, 6 किलो वजन कम हुआ है, बिना एफर्ट मारे प्लीज़ अपने जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनको मिलिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी मुझे फैटीग या वीकनेस ऐसी आ रही है जिसकी वजह कोई नहीं है, ना तो ऐसा कोई खास काम किया है और एक जनरलाइज वीकनेस आ रही है, तो भी उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ डॉक्टर के पास जाना, ज़्यादातर पेशेंट्स इस पर बहुत सजग होते हैं और अपने डॉक्टरी सलाह लेते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे जनरल सिम्टम्स होते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं महीनों कि जी आजकल बड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है, और ये कमज़ोरी जब 2-3 हफ्ते लगातार चलती है और उसकी कोई खास वजह नहीं है, प्लीज़ घर मत बैठिए, आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे जाके मिलिए ज़रूरी। राइट। एंड मैम, और स्पेशली इस चीज़ के बीच में आई जस्ट ऐड इस चीज़ के लिए कि एक मेल काउंटर पार्ट तो शायद फिर भी अपने सिम्टम्स को या साइंस एंड सिम्टम्स को लेके एक डॉक्टर के पास चला जाएगा, लेकिन जो एक फीमेल है, फीमेल हमेशा पहले ये सोचती है कि मैं पहले अपने हस्बैंड से बात करूं, फिर अगर उसके हस्बैंड जो हैं उनको लगेगा कि उसकी प्रॉब्लम थोड़ी ग्रॉस है तो वो उनको डॉक्टर के पास लेके जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल फीमेल्स हियर कि वो अपनी शरीर को लेके थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहे। एक्स्ट्रा कॉशियस मतलब ये कि एक छोटी से छोटी चीज़ बड़ी बीमारी बन सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक गांठ या हर एवरी सिम्टम कम्स आउट टू बी अ बिगर डिजीज, या जिसको हम कैंसर जैसे हम बोल रहे हैं कि वो कैंसर ही होगा, ज़रूरी नहीं है। बट डॉक्टर के पास जाना, अपनी जांच करवाना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने सिम्टम्स को पहचानना सीखो कि ये आपका शरीर है। आपके शरीर के बीच में अगर कोई चीज़ कहीं पे कुछ गलत हो रही है तो ये हमें पता चलेगा। कल को अगर मुझे कहीं पे सुई चुभती है वो मुझे पता चलेगा। वो सुई तो मुझे चुभ गई, लेकिन वो सुई के चुभने से मुझे खून आया या मुझे वहाँ पर लग गई, वो मेरे शरीर को पता है। अगर मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज करूँगी, कितनी देर तक नज़रअंदाज कर सकती हूँ? अगर तो वो ठीक हो गया तो मुझे लगेगा ठीक है भाई, नॉर्मल सी सुई थी, चुभी, खत्म हो गया। लेकिन अगर वहीं पर मुझे पस पड़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो फिर क्या मैं अगर इतना अपना तवज्जो दूँ और फिर मैं जाके डॉक्टर के पास जाऊँ तो डॉक्टर भी बोलेगा आप मेरे पास पहले क्यों नहीं आए। राइट।
सो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है और अगर वो स्पेशली फीमेल हो तो वो हमेशा एक ऐसी स्टेज पर आता है जहाँ पे हम लोगों को भी लगता है कि ये हमारे पास पहले क्यों नहीं आई। हर एक इंसान के बीच में, मैं मेल्स के लिए भी कहूँगी, मेल्स अपनी किसी भी चीज़ के लिए रास्ते में आते आते उनको कोई डॉक्टर दिखेगा या उनके जो फैमिली फिजिशियंस जैसे सर ने कहा उनको कॉल करके अपनी सारी बात कर देंगे, लेकिन फीमेल काउंटर पार्ट्स ऐसे नहीं कर सकती। दे कैन नॉट डायरेक्टली कॉल देयर फैमिली फिजिशियन अंटिल एंड अनलेस दे हैव अ नॉट फ्रॉम देयर हस्बैंड। राइट। पर ये थोड़ा मुझे अजीब लगी बात। नहीं सर, दिस इज अ फैक्ट। घरों में मेरा ये मानना है, नाश्ते से लेके मतलब हमारे हाँ। घर के खाने से लेके घर को चलाने तक का सारा दारोमदार हमारे female घर पे की होता है। फीमेल्स पे होता है। तो मेरे को लगता है ये तो इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि घर के जो मेल मेंबर्स हैं उनको उन लोगों का एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ेगा। Right. उनको तकलीफ पता चले उससे पहले सर वो जब वॉलंटियर तक करेंगे। सर नहीं भाई, जब तक मतलब एक मेल काउंटर पार्ट का लंच या डिनर मिस नहीं होगा ना, क्यों मिस हुआ है कि अच्छा आज ये बीमार है, कि इतनी बीमार होगी कि खाना नहीं बनाया, तब जाके आपकी तवज्जो उस फीमेल पे आती है। नहीं तो वो बेचारी आएगी, खाना रखेगी, ठीक है तो मेरे को लगता है फेलिक्स ठीक है, ठीक है। ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट जानी चाहिए Right. मेरे आपके जैसे हर किसी घर के मेल Male मेंबर्स member को की। कि भाई खाना मिस करने तक की नौबत नौबत आनी नहीं चाहिए। आनी। पहले ही- उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे बेटर हाफ को या हमारे घर के जो फीमेल मेंबर्स उन्हें क्या दिक्कत हो रही है। Right. एंड जोक्स अपार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि घर का हमारे जीवन का सारा जो दारोमदार है दैट डिपेंड्स ऑन आवर बेटर हाफ्स, ऑन आवर मदर्स, ऑन आवर सिस्टर्स। जो हमारे घर का जो एक सबसे बड़ा जो स्तंभ होता है, those are the females of our houses. And I think we should be more aware about and give them the confidence कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो you can just step up। Right. किसी के मन में ये संकोच नहीं होनी चाहिए कि भाई हम इस चीज़ के लिए डॉक्टरी सलाह लें या नहीं, ना, या ये संकोच हमारे मन में नहीं होना चाहिए। राइट। कमिंग टू मिथ्स, मतलब कैंसर के लिए ना बहुत हम चीज़ें सुनते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया शायद वो गॉड की तरफ से आ गया, पुराने जन्मों के पाप आ गए, है ना। लाइक कुछ ना कुछ ऐसे मिथ्स होती हैं, या फिर कई बार कुछ ऐसा हमें डराया जाता है या कुछ ऐसी बातें बोल दी जाती हैं कि मतलब हम डॉक्टर के पास जाने से भी डर रहे होते हैं कि मतलब हो सकता है कि क्या पता वो सच हो। हम डायग्नोस्टिक नहीं करवाते अपना या मेडिसिन पे नहीं जा पाते क्योंकि कुछ ऐसी मिथ्स होती हैं जो पुराने ज़माने से आई थिंक चली आ रही हैं, या अभी भी कुछ इस तरह से इस चीज़ को टैबू में डील किया जाता है कि कोई नहीं बात करता। एक मिथ है कि कैंसर कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कि मतलब अगर वो मुझे हुआ तो वो मेरे साथ बैठे वाले को भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये पाया है अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में कि ये जो टैबूज हैं ये हमारे समाज में हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड से रिलेटेड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। राइट। मेरे को कई बार बड़ा दुख होता है कि पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स कई बार इस तरह के सवाल पूछते हैं। फिर मुझे एहसास होता है कि शायद इसमें कहीं पे कमी रह गई है हमारी अपने समाज में कि हम इन चीज़ों के ऊपर बात सिर्फ तब करना चाहते हैं जब हम किसी कैंसर सर्जन के चैम्बर में बैठे हुए हैं, राइट। जब हम किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कर रहे हैं। मैं इसलिए भी आपको दोबारा से आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू एंड योर थैंक टीम। यू सर। ये डिस्कशंस जितने ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म्स पे होंगे उतना ज़्यादा हम एक दूसरे को एम्पावर कर सकते हैं। राइट। अंधेरे में रह के हमें डर लगता है, जब उस अंधेरे को हम हटा पाएंगे इस नॉलेज के साथ कि ये क्या प्रॉब्लम है, तो शायद इस प्रॉब्लम के ऊपर जीत पाना जो है पॉसिबिलिटी होगी। राइट। मैं अमूमन अपने पेशेंट्स को ये समझाता हूँ कि जो ये डिवाइन पनिशमेंट का हमें एक पाठ पढ़ाया जाता है बचपन से ही, और हमारे समाज में ये एक तरह से हमारी परवरिश इस तरह की जाती है कि अगर आप कुछ गलत करोगे या पीछे कुछ गलत किया है तो उसकी पनिशमेंट आपको बीमारी के रूप में मिल सकती है। मेरा मानना है इसकी वजह से हम एक समाज के तौर पे बीमारियों से हार रहे हैं, सिर्फ कैंसर से नहीं। Right. हम बीमारियों से हार रहे हैं। किसी को होने वाली बीमारी एक एक्सीडेंट से ज़्यादा नहीं है। राइट। आज किसी और के साथ हुई है, कल उस एक्सीडेंट में हम भी हो सकते हैं। बिल्कुल। ये किसी एक्सीडेंट से परे नहीं है। और जब एक्सीडेंट हो गया है तो उसके बाद ये सोचना कि हमने शायद पुराने जन्म में ये किया होगा उस वजह से आज ये एक्सीडेंट हुआ है, इससे किसी भी तरह की हमें ना तो मानसिक संतुष्टि मिल रही है, ना ही हम ट्रीटमेंट की तरफ आगे तरीके से बढ़ पाते हैं। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि ऊपर वाले का शायद मैं इतना प्यारा बच्चा हूँ, और हर कोई हम में से ऊपर वाले का इतना प्यारा बच्चा है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच सकती, तो ऊपर वाला हमारे लिए एक पनिशमेंट के तौर पे ये चीज़ नहीं कर सकता। कि हमारे चीज़ बनती है, चीज़ टूटती है, तो इट इज़ जस्ट एन एक्सीडेंट विच हैपेंस। राइट।
एंड द अदर पॉइंट यू रेज्ड अबाउट इट बीइंग अ कम्युनिकेबल डिजीज, अनफॉर्चुनेटली प्यार में और अपनी फैमिली के कंसर्न से पेशेंट को ये डर लग जाता है कि भाई कहीं मेरे साथ रोटी खाएंगे, कहीं मेरे साथ सोएंगे, कहीं सेम घर में हम रहेंगे तो किसी और को दिक्कत ना हो जाए। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब कई बार ये डिस्कशन की वजह से फैमिलीज अपने पेशेंट्स को अबैंडन कर देती हैं। राइट। अगर जो मैंने आपको एक्सीडेंट की सिमिली दी, अगर आप उस तरह सोचिए कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो अपाहिज हो जाए, वो अपने सारे काम कर सकता है बशर्ते उसको दिल में ये तसल्ली हो कि मेरा परिवार, मेरा समाज मेरे साथ है। उसी तरह आप किसी बीमारी का नाम लीजिए, और मैं जानबूझ के ये बात बोल रहा हूँ कि कैंसर के डिस्कशन में कैंसर वर्ड को हटा दीजिए 2 मिनट के लिए, तो उससे आपके जो डिस्कशन पे जो बोझ है वो कम हो जाएगा। राइट। जैसे कोई और बीमारी है, जैसे कोई और एक्सीडेंट है, वैसे ही ये है। और उसमें अगर पेशेंट को ये पता लगे कि मेरा समाज, मेरा परिवार मेरे साथ है, तो वो अपनी लड़ाई बखूबी लड़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट। और जब तक लोग इससे बाहर निकलते हैं और बहुत अपना एक वो कहते हैं ना, एक बड़ी जद्दोजहद के बाद या किसी की सुनने के बाद वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, और जैसे ही वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो उनका पहला ये होता है, डॉक्टर हम सुई वाली जांच नहीं करवाएंगे। अगर हम सुई वाली जांच करवाएंगे, जो शायद एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होती है ये जानना कि हाँ जी उसकी बीमारी जो है उसकी फितरत क्या है। देखिए बीमारी का तो हमें पता है कि हाँ जी इसको ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बीमारी, लेकिन हर बीमारी की एक फितरत होती है, हर बीमारी का एक नाम है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन उस बीमारी की जो फितरत है वो हम कैसे जानते हैं, जिसको हम FNSE का टेस्ट बोलते हैं, सुई की जांच, बायोप्सी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम बायोप्सी नहीं करवाएंगे। अगर हम बायोप्सी कराएंगे, अगर उसको सुई लग गई उस गांठ को, वो गांठ पूरे शरीर में फैल जाएगी। और अगर अपफ्रंट कोई भी डॉक्टर पेशेंट से ये कहता है कि हम इसकी सर्जरी करेंगे, सो उनके लिए सबसे पहली चीज़ है नहीं डॉक्टर साहब, हम इसकी सर्जरी नहीं करवाएंगे। हम इसकी सर्जरी क्यों नहीं करवाएंगे? अगर आपने इसको काटा, ये फिर भी पूरी शरीर में फैल जाएगा, इसलिए ना हमने सर्जरी करानी है, ना हमने सुई वाली जांच करानी है। आप पहले ये देखो या दवाइयों से ही इसको ठीक करने की कोशिश करो। राइट। दूसरी जो मिथ है कि अगर कैंसर हो गया, दैट्स अ डेथ सेंटेंस फॉर यू, कि अब तो बचना ही नहीं है, अब कैंसर का वर्ड आ गया हमारे साथ, हमें लाइक जांच हो गई है, कैंसर हो गया, बस अब मर जाना हमने, लाइक मे बी विद इन 6 months और विद इन a year, विद इन 2 years 3 years आई एम गोना डाई। सच है या झूठ है ये? बिल्कुल झूठ है। और मैं अपनी जो मेरी कैंसर ट्रेनिंग का सफ़र जो चल रहा है पिछले लगभग मुझे 12 साल हो गए हैं जब से मैं एज अ सुपर स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ, और मैंने इतने सारे मुझे टचवुड एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनमें मैंने पेशेंट से सीखा है, उनके जज्बे से सीखा है कि जब हमें ये पढ़ाया जाता है या जब ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अपने एकेडमिक फोरम्स में, दैट कैंसर इज़ अ क्रोनिक डिजीज़। आसान शब्दों में कहा जाए, आज तक आपने किसी को ऐसे डिस्कस करते सोचा है कि भाई मुझे डायबिटीज़ हो गया, मैं मर गया हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा हूँ? नो। ऐसा क्यों है? इसका मतलब ये जो वज़न है, ये जो बोझ है, वो उस वर्ड की वजह से, कैंसर की वजह राइट, से, शब्द की वजह we are से। just getting trapped in the semantics of what we call the disease। और ये एक मल्टी लेयर्ड डिस्कशन है कि ये बोझा सिर्फ पेशेंट के कंधे पे नहीं है, ये उसके परिवार पे भी है, उसके समाज पे भी है, और ये बोझा सबने ढोना है कलेक्टिवली। जब ये बोझा कलेक्टिवली ढोया जाता है तब एक आदमी पिसता नहीं है, तब उसके मन में इतनी हताशा नहीं आती है कि अब मैं कहीं का नहीं रहा। मुझे Right. खुशी हुई है हो रही है ये कहते हुए कि मेरी एम्स के शुरुआती दिनों में हमारी एक पेशेंट थी, यंग गर्ल 20 years old, आई डोंट हैव परमिशन तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा, एंड वो 20 साल की लड़की, अनमैरिड, वंडरफुल पर्सन एंड अपकमिंग प्रोफेशनल, एंड उनको किसी हिस्से का कैंसर हुआ और वहाँ पे हमें कोई ऐसा प्रोसीजर करना पड़ा जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है जहनी तौर पे, कि आपको शरीर का एक अंग निकालना पड़ता है, एक अरेंजमेंट करना पड़ता है। और मुझे आज भी याद है किस तरह उसकी मदर, उसके पेरेंट्स परटर्ब थे, और वो जो पेशेंट थी, शी वाज फिल्ड विद सो मच पर्पस कि मुझे अपनी ट्रीटमेंट करानी है। और मुझे खुशी हो रही है कि आज टुडे आफ्टर अबाउट 10 years शी इज़ मैरिड, गोइंग टू हैव अ चाइल्ड, हैज़ प्लान्ड हर कैरियर। तो ये जो मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है अपने एकेडमिक डिस्कशंस में, जब हमें पढ़ाया जाता है कि भाई कैंसर एक क्रोनिक डिजीज़ है, आपका मरीज़ 10 साल 15 साल 20 साल कहीं नहीं गया, आप उसके साथ जुटे रहो अपने मरीज़ के साथ, ताकि उसको ये रहे कि भाई मेरे पास एक पिवट है, मेरे पास एक खंभा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए,
उसको वैसा ही खंबा, वैसा पिवट अपने परिवार में, अपने समाज में भी चाहिए। राइट। फिर ये बात को हम हटा पाएंगे। अगर हम ये समझते हैं फेलिक्स की ये जिम्मेदारी सिर्फ पेशेंट की है, या ये जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर की है, तो हम उस बोझे को नहीं उठा पाएंगे। जब तक हम नहीं पाएंगे कि हमारे बीच में कितने लोग हैं जिनको आज के डेट में, अभी हम जब बात कर रहे हैं, किसी भी कन्वर्सेशन में हम बने, किसी गैदरिंग में हो, 10 लोगों को डायबिटीज़ होता है, 10 लोगों को हाइपरटेंशन होता है, ना किसी को बात करने में परहेज है उसके बारे में, ना हमें उनसे मिलने वर्तने में परहेज है, ना उनकी प्रोफेशनल जो उनकी जर्नी है उसमें किसी तरह की हिंड्रेंस है, ना उनकी पर्सनल जर्नी में हिंड्रेंस है। इसका मतलब कि अगर एक कैंसर शब्द के आने के बाद पेशेंट के जहन में ये बात आ जाती है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, अब मैं किसी के लायक नहीं रहा और अब मैं ख़त्म हो जाऊँगा, तो इस डर को हटाने की जिम्मेदारी पेशेंट की मेडिकल टीम की, डॉक्टर की, और हमारे परिवार और समाज की भी है। और हम सब इसमें जोड़ीदार हैं और इसको तभी सक्सेसफुली हटा पाएंगे। राइट। जो तीसरी चीज़, मतलब जो तीसरा मिथ हम सुनते हैं कि मतलब वो एक ना सोशली टैबू माना जाता है कि कैंसर के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, ना उसके बारे में कोई घर पे डिस्कशंस होनी चाहिए, ना लाइक फ्रेंड्स के बीच में भी नहीं आप कर सकते हो कि हम एक डायबिटिक से मिलते हैं, हम एक हाइपरटेंसिव से मिलते हैं। वो अगर किसी पार्टी में भी जाते हैं तो मतलब वो शायद इस चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं, नहीं मैं अपना इंसुलिन का पेन अपने साथ रखता हूँ, खाना खाने से पहले बस मैंने इंसुलिन लगा ली, पेन मेरे साथ ही रहता है, या फिर बीपी की दवाई मैंने अभी खाई है। वाई? बिकॉज दे आर वेरी अवेयर ऑफ इट। वो उस चीज़ को, क्योंकि हम लोग शायद हर तीसरे बंदे को या हर तीसरे या चौथे इंसान को ये डायबिटीज़ है, ये हाइपरटेंशन है, उनको लगता है कि हमने ये गोली खानी है ता ज़िंदगी हमें कुछ नहीं होगा। जबकि वी ऑल्सो हियर कि हाँ जी हाइपरटेंशन, किसी का बीपी बढ़ जाए तो भी वो मर सकता है, किसी की सडनली शुगर ड्रॉप हो जाए देन ऑल्सो द पर्सन कैन डाई। लेकिन उनको लगता है कि ये कभी एक बार होता है, ये हर बार नहीं होता। लेकिन कैंसर के साथ उनको लगता है कि जैसे ही किसी को कैंसर हुआ, पहली बात तो इसका इलाज है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर मतलब कहते हैं कि हम इसकी सर्जरी करेंगे, हम कीमो देंगे, लेकिन उन चीज़ों के आगे इतने साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि उनको कोई झेल ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें जो है, ये पहले ही जब डॉक्टर के पास, जैसे हमारे पास भी कोई एक पेशेंट आता है, वो अपनी ये धारणा बना के आता है पहले से कि डॉक्टर साहब अगर आप मेरे को कीमो की दवाइयाँ दोगे तो मेरे को उसके साथ क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या मैं उसके साथ उठ पाऊँगा, मेरे को इतनी उल्टियाँ होंगी, मेरे बाल चले जाएंगे, मैं कैसे आपने जैसे बोला कि सोशल टैबू बन जाता है। वो सोशल टैबू डिजीज़ को लेकर नहीं होता, डिजीज़ के आगे आउटकम को लेके होता है। फिर उनको लगता है कि अगर इतना सब भी किया, मैंने अपने आप के ऊपर इतना खर्चा भी किया, सब कुछ किया, एंड ऑफ द डे कैंसर है, मैंने मरना है। ये धारणा जो है वो पहले से ही बना के आता है। सो यही चीज़ जो है, हमें उनको ये अवेयर करना है। जितना जितना कोई इंसान एक चीज़ के बारे में जानेगा, अब एक छोटा बच्चा है, अगर हम उससे ये कहें कि वो 10th क्लास की पढ़ाई आज ही कर ले, वो तो नहीं कर सकता। वो बोलेगा या तो मैं सुसाइड कर लूँ, या फिर भाई मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता। उसी तरह से ये भी चीज़ है, हम किसी इंसान के ऊपर एक बड़ी बीमारी का बोझ डाल देते हैं और फिर उसको कहते हैं कि चल अब तू। वो बोलेगा भाई मैं नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा बोझ है, ना मेरी फैमिली उठाने के लिए तैयार है, ना कुछ। जब तक हम उस इंसान को प्राइम नहीं करेंगे, हम उसको प्रिपेयर नहीं करेंगे, उसके बारे में उसको बताएंगे नहीं, जब तक वो बच्चा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th का एक पूरी स्टेज इन क्लासेस की क्रॉस नहीं करेगा, तब तक वो 10th की पढ़ाई कैसे कर सकता है? तो उसी तरह से हमें हर एक इंसान के बीच में अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। वी कैन मेक द पेशेंट अवेयर, वी कैन मेक द जनरल पब्लिक अवेयर। आई थिंक ये बात सुबह ने भी टच की, हमें सेंसिटाइज भी करना है एक दूसरे को। बिल्कुल। मतलब मेरे को आई कम फ्रॉम अ फौजी बैकग्राउंड, शायद इस वजह से या जनरली भी आई थिंक दिस इज द वे चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप। हमारे समाज में सबको समझा रहता है कि अगर किसी को आप कोई तकलीफ देखते हो तो उसके मुंह पे वो तकलीफ बोलने की जरूरत नहीं है। ये सेंसिटाइजेशन हमारे परवरिश का पार्ट है। तो हमें बस उसी परवरिश को अपनी दिनचर्या में इस तरह से इम्बाइब करना है और आगे काम लाना है कि भाई अगर हमारे किसी को वर्कर को, मैं सिर्फ फैमिली से आगे बढ़ रहा हूँ, समाज में हमारा जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ परिवार में, स्कूल में, पार्टियों में नहीं है, वो हमारे को वर्कर्स के साथ भी है। क्या हम उस सेंसिटाइजेशन को अपनी वर्क प्लेस पे लेके जा सकते हैं? क्या हम अपने वर्क प्लेस में जिसको तकलीफ है उसको वेलकम महसूस करा सकते हैं? क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहाँ उसको लगे कि नहीं मैं काम जाता हूँ, हाँ आई एम इन सेफ हैंड विद माय डॉक्टर्स एंड आई एम एट अ प्लेस जहाँ पे मुझे 4 लोग सपोर्ट करने को तैयार है, मेरे परिवार के बाहर, मेरी वर्क प्लेस पे।
अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में या कहीं चला जाऊंगा तो अगर मेरे नाक में ट्यूब डली हुई है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लिए प्लीज आप लिक्विड डाइट लेके आए, क्या हमारी सोसाइटी इसके लिए तैयार है कि हम उसको बार बार मुड़ के ना देखें? क्या हम उसको ऑकवर्ड ना फील कराएं? अब ये हमारी परवरिश का पार्ट है कि बेटा ऐसे मत देखो, बेटा ऐसे मत बोलो। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हमें लग रहा है, और देखिए ये टू वे ट्रैफिक है, हम ये चाहें कि मेरा पेशेंट अच्छा फील करे। अब वो बंद कमरे में तो अच्छा नहीं फील कर सकता, उसको शाम को बाहर भी निकलना है, किसी और जगह भी जाना है। अब वो हिम्मत अगर पेशेंट कर रहा है और उसका परिवार कर रहा है, अब अगली जिम्मेदारी में समाज में वो जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारी है। जब हम ऐसे किसी अपने साथी को देखें तो उसको अपनी नजरों से ना इतना परेशान कर दें बल्कि उसके लिए बैठना मुश्किल हो उसको जाए। बल्कि हमें उसको इनकरेज करना चाहिए कि आइए बैठो, मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। जस्ट हैव टू बी अ लिटिल मोर कर्टियस, यस, सेंसिटाइज्ड कि अगला बंदा या अगला जो हमारा साथी है वो कुछ तकलीफ में है और वो अपनी जर्नी को अपनी स्पीड से चलने की कोशिश कर रहा है। ऑल वी हैव टू बी इज डिग्निफाइड एंड देन वी कैन बिकम अ सपोर्ट सिस्टम व्हिच एग्जिस्ट्स इन आवर फैमिली, इन आवर बिगर सोसाइटी। सर एक और मिथ है कि सपोज अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में कैंसर का प्रॉपर इलाज नहीं है, या अगर हम बोलें अगर दिल्ली भी चले जाएं तो नहीं दिल्ली में नहीं है, अब तो लाइक हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो लाइक फॉरेन नहीं जा सकते क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो लाइक लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, वहाँ जाके इलाज करवाते हैं। जम्मू में इलाज नहीं है, इंडिया में इलाज नहीं है, ऐसी कई तरीके की मिथ्स हैं। क्या हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, या हमारे पास एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स है इस चीज़ का? आई थिंक वी मैच एवरीथिंग टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, चाहे वो डायग्नोस्टिक्स के हों। जम्मू में आप एक छोड़ के आजकल अभी की डेट में 2 पेट स्कैनर्स हैं। अगर आप अब ओके हम सिर्फ अभी कैंसर की बात कर रहे हैं, लेट अस नॉट टच द बिगर टॉपिक ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे को जम्मू में आए लगभग 3-3.5 साल हो गया। मैं 12वीं के बाद यहाँ से गया था, 20-21 साल बाद वापस आया हूँ। और मैं आके अपनी तरफ से ये बात बोल सकता हूँ कि मैंने दिल्ली के बड़े से बड़े अस्पताल में अपनी एम्स में काम करने के बाद मैंने प्राइवेट अस्पताल में भी काम किया है, और मैं यहाँ के सेटअप्स इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी में। लेकिन अगर आप बात करो कि जो हमारी कोर टेक्नोलॉजी है या जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, वो अप टू स्टैंडर्ड है। और अब ये जिम्मेदारी हमारी है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, जिसके अंदर डॉक्टर भी आता है, हमें असिस्ट करने वाले नर्सिंग स्टाफ भी आता है, हॉस्पिटल का स्टाफ भी आता है, हॉस्पिटल्स भी आते हैं, कि कलेक्टिवली अगर हम अपने आप को एकजुट माने कि हम एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, तो क्या हम अपने समाज में ये कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर पा रहे हैं? हॉस्पिटल में कॉन्फिडेंस इंस्पायर करना एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। आपको क्या हंस के ग्रीट किया गया, अगर आप व्हील चेयर पे हैं तो क्या वहाँ पे रैंप है, क्या पेशेंट ऊपर आ सकता है, आपको डॉक्टर अच्छे से मिला, ट्रीटमेंट अच्छे से एक्सप्लेन की, आपकी ट्रीटमेंट स्मूथ तरीके से हुई। हर ट्रीटमेंट के अंदर हिकअप्स आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्या उन कॉम्प्लिकेशंस के लिए टीम रेडी थी? क्या उसने पहले से आपको एक्सप्लेन किया? क्या उसने आगे अच्छे से मैनेज किया? मेरे को लगता है ये एक जर्नी है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बात करूँ तो मैं जम्मू में जो मुझे सपोर्ट मिल रही है बाकी प्रोफेशनल से, सब काम तो हम अकेले नहीं कर सकते। पेशेंट को कोई हार्ट की प्रॉब्लम चाहिए तो मुझे कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, यहाँ पे वी हैव द बेस्ट ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट। हमें अगर किसी और ब्रांच की हेल्प चाहिए, हमें पल्मोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए, यू हैव द बेस्ट ऑफ पीपल हियर हु हैव बीन ट्रेन्ड एट द बेस्ट ऑफ प्लेसेस इन द कंट्री, सम इवन आउटसाइड द कंट्री। और वो लोग वापस अपने शहर आके हमारी तरह काम कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली बहुत कन्विंस्ड हूँ कि हम यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं और आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बात जो आपने कही कि ये जो टेंडेंसी है कि भाई जम्मू से बेटर है कि हम पंजाब चलते हैं, नहीं तो दिल्ली चलते हैं, मेरे को लगता है ये एक एट वन लेवल दिस इज प्रोबेबली an expectation from the healthcare, but I think at another level this is more of a behavioral problem कि भाई हाँ। मेरे घर में किसी को दिक्कत हुई है तो मैं जम्मू तक ही क्यों रुकूं, क्यों ना मैं दिल्ली जाके ओपिनियन ले आऊं, बॉम्बे चले जाऊं। मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो शायद आउट ऑफ इंडिया भी गए हैं। बिल्कुल, तो मेरे को लगता है ये बिहेवियरल इशू है। ये इतना बड़ा कमेंट मेडिकल सेटअप के ऊपर नहीं है जितना बड़ा कमेंट इस डर के ऊपर है कि नहीं यार यहाँ कुछ करा दिया तो कुछ रह जाएगा, फिर बाद में हम किसको पकड़ेंगे। सर अब इधर आई जस्ट स्टॉप यू, मैं आई टेक यू अवे फ्रॉम द टॉपिक कि अगर सपोज मैं भी कभी मार्केट जाती हूँ और मैं अपने लिए नॉर्मल कप्स ही खरीदने जाती हूँ, तो आई फर्स्ट से कि मैं एक शॉप से देख लिया है, अच्छा एक काम करती हूँ दूसरी से भी देख लेती हूँ, अगर मुझे वहाँ ज़्यादा बेटर मिलेगा तो ये तो मुझे पता है ही है, लेकिन अगर मुझे वहाँ बेटर मिलेगा तो और बेटर प्राइस पे मिलेगा तो मैं ले लूँगी। दिस इज़ अ नॉर्मल टेंडेंसी। आई एग्री, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, हम किसी सामान को खरीदने जा रहे हैं
और उसके लिए हम मल्टीपल ओपिनियंस लेते हैं या विंडो शॉपिंग करते हैं, उसमें शायद हम कोई डिले कॉज नहीं कर रहे हैं। हाँ बट कैंसर ट्रीटमेंट इन पर्टिकुलर, हेल्थ इन जनरल, कोई भी किसी भी बीमारी का इलाज, फ्रैक्चर और कैंसर को हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, पर अगर हम एक ब्रॉड थीम पे बात करें तो आपके पास एक विंडो है इंटरवेंशन की, वो अगर विंडो टाइम की क्लोज हो जाएगी तो आपकी इंटरवेंशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर हमारी कोशिश है कि हमें ट्रीटमेंट कहीं और लेनी है, आप बिल्कुल 100% लीजिए, लेकिन इस बात को मत भूलिए कि आपके पास एक टाइम की विंडो है। उस सर्जन के पास भी जिसने कैंसर का ट्रीटमेंट एल्गोरिदम बेस्ड है, ये स्टेज है तो ये काम होगा, ये स्टेज है तो ये काम होगा, कीमो पहली देनी है अगर ये कंडीशंस हैं, कीमो बाद में देनी है सर्जरी के अगर ये पैरामीटर्स हैं। ये पैरामीटर जम्मू में भी वही हैं, दिल्ली में भी वही हैं, न्यूयॉर्क में भी वही हैं, ये पैरामीटर नहीं बदलने वाले हैं। लेकिन जम्मू से न्यूयॉर्क के सफर में अगर आपने 1.5 महीना निकाल दिया तो ये सारा डिस्कशन चेंज हो जाएगा, एक अगला एल्गोरिदम आ जाएगा कि जब बीमारी आगे बढ़ गई है तब ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये आउटकम नहीं मिलेगा, ये आउटकम नहीं मिलेगा। टाइम इज ऑफ एसेंस। जब हम ये बात बोलते हैं टाइम इज ऑफ एसेंस, मैं एक बात क्वालिफाई करना चाहता हूँ, कैंसर की ट्रीटमेंट इज नॉट एन इमरजेंसी। हमारे पास पेशेंट आते हैं, मेरे पास नहीं डॉक्टर साहब तुम कल सवेरे ही कर दो। व्हाई? किसने ये समझा दिया है कि कैंसर की ट्रीटमेंट आपके ऐसी कोई इमरजेंसी हो गई है? इमरजेंसीज होती हैं जैसे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई वस्कुलर इवेंट हो गया, कुछ ब्लीडिंग हो गई है। कैंसर इज नॉट एन इमरजेंसी एक्सेप्ट सम वेरी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस जो कि आपका ऑन्कोलॉजिस्ट आपको टाइम पे समझाएगा। स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन हो रहा है, ऊपर यहाँ पे गले के अंदर कुछ ट्यूमर्स के अंदर कंप्रेशन हो जाता है, उसमें ऑब्वियस है वो डॉक्टर आपको, और उस समय अपने डॉक्टर को ट्रस्ट कीजिए जब वो आपको ये बात समझा रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन है, ये इमरजेंसी है, आज रात को ऑपरेशन करना है। सबसे बड़ी बात, आपके यहाँ पे ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई है, हमें इसमें स्टेंट डालना है, प्लीज ट्रस्ट योर ऑन्कोलॉजिस्ट एट दैट टाइम। अदरवाइज कैंसर सर्जरीज आर प्लान्ड सर्जरीज, वेल प्लान्ड सर्जरीज। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि अगर ये यहाँ का कैंसर है और किस किस जगह को उसने अपने घेरे में ले रखा है, और जब मैं सर्जरी करूँ मैं किस किस एरिया को पूरा केटर कर सकता हूँ। मैं इस ट्यूमर को पूरा निकाल सकता हूँ, मैं इस ट्यूमर को अगर पूरा निकाल सकता हूँ तो मेरी तरफ से कोई ऐसा तो नहीं कि कोई अंदर कण छूट जाए। देखिए, हम ये सिर्फ कहने पे कह देते हैं कि सर्जरी कर दी है, डॉक्टर साहब ने जी सारा ट्यूमर निकाल दिया, लेकिन ये चीज़ कभी कोई नहीं समझ सकता कि जो एक सर्जन होता है, सर्जन के दिमाग में बिफोर सर्जरी, बिफोर गोइंग टू द सर्जरी, उसके दिमाग में कितना कुछ चल रहा होता है कि अगर से देखिए जो सामने एक सीटी स्कैन में दिख रहा होता है और जब किसी का पेट खोलो कई बार वो स्टोरी टोटली डिफरेंट होती है, और ऐसा हमारे साथ हुआ भी है बहुत बार। एंड आई थिंक इसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इसको समझना कितना मुश्किल है किसी के लिए। मैं यूजुअली एग्जांपल, अगर इफ आई टेक सम टाइम, दिस इज अ डिस्कशन आई हैव विद माय पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज वेरी कॉमनली। अगर मैं आपको कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ाऊं, फर्ज करिए मैं आपको एक पेन पकड़ाऊं और आपको बोलूं कि आंख बंद करके बताइए ये क्या चीज़ है, मुझे कोई भी बता देगा बस ये पेन है, हो सकता है इसमें ढक्कन भी है, और जिस तरह की इसकी निब है तो शायद ये इंक पेन लग रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस पेन का कलर क्या है, तो आपको आंख खोल के बताना पड़ेगा कि हाँ देखने में इस कलर का। अब मैं आपसे पूछूं ये लिखता किस कलर में है, तो उसके लिए आपको अब उसको एक्चुअली कागज पे चला के फिर देखना पड़ेगा किस रंग में लिखता है। What I'm trying to explain is that every investigation is done to answer a specific question. ऐसी कोई रामबाण कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है जैसे लोगों ने पेट सिटी के साथ अपना एक भ्रम बना लिया कि हमने पेट सिटी करा लिया जी, वो दिव्य दृष्टि हो गई है, चल गया क्या हो गया कि हाँ, ऐसा नहीं है। आपको पेशेंट की कंप्लेंट, अपनी एग्जामिनेशन और अपनी प्रोविजनल डायग्नोसिस के बेसिस पे जो आपने इन्वेस्टिगेशंस प्लान किए हैं उसको आपको एक साथ बुन के फिर आपने पेशेंट को एक करेक्ट डायग्नोसिस देना है। इसके अंदर मेरे रेडियोलॉजिस्ट का भी रोल है जिसने सीटी स्कैन करके अपना ओपिनियन दिया है, मेरे पैथोलॉजिस्ट का भी रोल है जिसने एफएनएसी या बायोप्सी करके मुझे बताया ये किस तरह का कैंसर है। तो ये सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके आगे बढ़ना है। और ये कन्वर्सेशन मेरा अपना एक्सपीरियंस बोलता है, आप सादी भाषा में किसी भी पेशेंट के साथ, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड के पेशेंट के साथ ये आराम से डिस्कस कर सकते हो और वो समझते हैं। ये ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसको समझने के लिए आपको डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। ये सहज भाषा में की हुई सामान्य जानकारी है ये, और हर कोई समझदार होता है, घर परिवार वाले हैं बिल्कुल समझदार है, पूरी बात समझते हैं। समय लगता है, आप टाइम लीजिए, अपने डॉक्टर से 2 छोड़ के 10 सवाल पूछिए, लेकिन इस बात को मानिए कि ट्रीटमेंट डिसीजंस के लिए आप अपने डॉक्टर के साथ पार्टिसिपेट करोगे कि भाई आप मुझे समझाओ क्या करना है और उसके लिए जो जो तैयारी करनी है मेरे लेवल पे वो मुझे बताओ।
और जब ये डिस्कशंस होते हैं प्री ऑपरेटिवली, तब बहुत सारी आगे की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो अच्छे से हैंडल हो जाती हैं, और कई बार जो मिसकम्युनिकेशंस होती हैं वो अवॉइड हो जाती हैं। और जो फैमिली सपोर्ट हमें चाहिए होता है कि हमें, देखिए पेशेंट हमारे पास 4 या 5 दिन रहता है हॉस्पिटल में, मैक्सिमम 7 डेज, उसके बाद वो फैमिली वो घर में चला जाता है। अब हमें कुछ फैमिली से अगर यही चीज़ें हमने पहले फैमिली के मेंबर्स के साथ डिस्कस की हों कि इनका आपने ऐसे ध्यान रखना है, इनको इन चीज़ों से दूर रखना है, इनकी इस तरह की घर के बीच में आपने देखरेख करनी है, सो आई थिंक वो जो एक पेशेंट की जर्नी होती है पोस्ट सर्जरी रिकवरी जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। एंड दिस एज सर सेड गोज़ हैंड इन हैंड। और ये जैसे दिस इज़ नॉट जस्ट द प्रेरोगेटिव ऑफ द ऑन्कोलॉजिस्ट ओनली, या एक सर्जन की प्रेरोगेटिव नहीं है, फैमिली मेम्बर्स का इक्वली प्रेरोगेटिव है कि अगर हमने उनके पेशेंट का 5 या 7 दिन अगर एक क्रूशल टाइम पे देखा है, तो मेन क्रूशल टाइम द फैमिली हैज़ टू फेस नाउ। क्योंकि अब वो घर चला गया, घर जाके उसको फीवर आ गया या उसको कोई पेन होती है, जैसे अगर हमारे पास ही कोई पेशेंट आता है, उसने आज कीमो ली है, 2 दिन के बाद एक दिन उसको कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन उसको कुछ नहीं हुआ, बट थर्ड डे ही और शी स्टार्ट्स हैविंग फीवर या कुछ। लेकिन यही चीज़ें अगर हमने प्रायर किसी फैमिली मेम्बर को समझाई हो, तो वो उनके लिए एक पैनिक सिचुएशन नहीं बन जाएगी, वो उनके लिए एक रहेगा, हाँ डॉक्टर साहब ने हमें बताया था, कोई बात नहीं, ये चीज़ होगी, हाँ आप ये दवाई ले लीजिए, डॉक्टर साहब ने हमें ये दवाई भी बताई थी। सो दिस इज़ हाउ एवरीथिंग हैपन्स, दिस इज़ अ स्टेप वाइज अप्रोच, एक स्टेप वाइज अप्रोच के साथ डॉक्टर भी जाता है, उसी तरह से वो उन फैमिली मेम्बर्स को भी काउंसिल करता है, उसी तरह से वो पेरेंट्स को, पेशेंट को भी काउंसिल करता है, और everybody is counseled and everything goes hand in hand, and that actually helps in recovery of the patient very well. एक और है, तो वो जब मैं मिथ बोलूँगा, आई थिंक मे बी जो हमारी ऑडियंस है शायद वो हंसेगी, हम भी हंसेंगे शायद, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग से कैंसर होता है। बिल्कुल। So when we talk about cancer, we talk about what are the modifiable risk factors, what are the non-modifiable risk factors. किसी की उम्र तो कम नहीं कर सकते। राइट। कैंसर का सेल हमारी उम्र के साथ साथ उसकी भी वही उम्र होती है। हमने बात की कि जो कोशिकाएं एक इनहेरेंट कंट्रोल मैकेनिज्म को एस्केप करके मल्टीप्लाई करने लग जाती हैं, अनकंट्रोल्ड डिवाइड करती हैं, वो कैंसर बनती है। हमारी बॉडी के अंदर ऊपर वाले की तरफ से ऐसा सिस्टम है कि हर सेल के अंदर एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। अगर वो करेक्ट पैटर्न फॉलो नहीं करता तो उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये रिपेयर प्रोसेस लंबा चलता है तो इसके अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं। एज एक ऐसा इवेंट है, उम्र बढ़ना एक ऐसा इवेंट है जिसके साथ कैंसर एक नेचुरल उसका फॉलो आउट हो जाता है, एक इवेंट हो जाता है। तभी हमें कैंसर ज़्यादा नंबर मिलता है जब जिन लोगों की उम्र, जैसी उम्र बढ़ती जाती है, कैंसर का इंसिडेंस लगता है कि उन पेशेंट्स में ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके अगेंस्ट वो फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो टोबैको एक्सपोजर है, चाहे वो ड्रिंकिंग है, चाहे वो ओबेसिटी है। ये 3 चीज़ें तो हमारे हाथ में है, तंबाकू लेना या नहीं लेना, शराब पीनी या नहीं पीनी। और तंबाकू और शराब एक साथ 1 और 1 11 हैं कैंसर के लिए। और ये बहुत अफसोस की बात है कि दुनिया में होने वाले 70% कैंसर, ओरल कैंसर, वो हमारे देश में होते हैं, सिर्फ तंबाकू और शराब के सेवन की वजह से। और ये एक मतलब यहाँ पे जम्मू आके, मैं जम्मू से जब बाहर रहा 20-21 साल, मेरे को मेंटल मन में ये पिक्चर थी कि यहाँ पे लोग तंबाकू नहीं खाते हैं। और मैं यहाँ आके इतना डिसपॉइंट हुआ हूँ कि क्योंकि मेरे को बचपन का तो यही याद है कि यहाँ पे टोबैको च्यूइंग इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमन इन आवर स्टेट। स्मोकिंग इज, सिगरेट स्मोकिंग इज, बट नॉट च्यूएबल टोबैको च्यूइंग। और मैं वापस आया हूँ तो मुझे बहुत हैरानी हुई है कि इतने 20 ईयर्स में इतना बिहेवियरल चेंज आया है कि आई हैव यंग बॉयज कमिंग जो टोबैको च्यूअर हैं और जिनको अर्ली कैंसर चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं, या जो एस्टैब्लिश कैंसर पेशेंट्स आए हैं लोकल जम्मू के लोग और वो टोबैको च्यू करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर सर के पास, जब भी हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट आता था ना, सर में कितनी देर होगी है तुम्हें शराब पीते हुए, कितनी देर होगी है तुम्हें सिगरेट पीते हुए। एंड वी यूज्ड टू ऑलवेज स्टैंड एंड सी। हमने कहा सर वो बेचारा अभी इतना नहीं बोल पाएगा, या मतलब शायद उसका इससे आपका वो नहीं है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू एक्सेप्ट दिस, बिकॉज दिस इज समथिंग, मतलब उनको लगता है कि मैं कर रहा हूँ तो बाकी भी तो कर रहे हैं, तो मेरे को ही क्यों होगा। एंड डॉक्टर मेरे को बार बार यही कही जा रहा है, हाँ जी तू शराब पीता है, तू सिगरेट पीता है, इसीलिए तुझे हुआ है, तो बाकियों को क्यों नहीं है।
तो मतलब वी यूज टू ऑलवेज हैव दिस कि सर ठीक है आप लिख लो बस हो गया, बट अब इसको अभी छोड़ दो, बिकॉज आई थिंक ही इज ऑलवेज बीन अ पर्सन हु सो मच इनटू हिज पेशेंस की मतलब छोड़ दे बस इसको. बिल्कुल, लिखने से एक ना So- ह्यूमरस इंसिडेंट याद आ रहा है, तो इतना ह्यूमरस भी नहीं है एक्चुअली, बट आई थिंक Yeah, sure. पेशेंट को मैंने जब हिस्ट्री ली तो जैसे मेरी आदत है, तो आई जस्ट कंप्लीटेड अ सर्वे, जो हमारा हिस्टोरिकल सर्वे होता है, उसमें मैंने एक जगह लिख दिया कि टोबैको एक्सपोजर जब हम करते हैं फिलिक्स, तो हम उसको नापते हैं. ठीक है, उसको नापा इसलिए जाता है क्योंकि हर रिस्क फैक्टर एक क्वांटिटी के बाद उस रिजल्ट को लेकर आएगा. तो आप सिगरेट स्मोकिंग को नापते हो, CSI इंडेक्स देते हो आप पेशेंट को. अगर आप अल्कोहल पेशेंट का कंजम्पशन पूछते हो कि आप कितनी पीते हो, क्योंकि उस क्वांटम के साथ कुछ इफेक्ट्स एसोसिएटेड होते हैं. मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, WHO के हिसाब से अगर किसी ने ज़िंदगी में 30 सिगरेट से कम पिए हैं तो वो स्मोकर नहीं गिना जाता है. चाहे उसके मम्मी पापा बोले, चाहे उसके दोस्त बोले, लेकिन हमारी नज़र में वो स्मोकर नहीं है, नहीं क्योंकि होता. उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे, DNA के लेवल पे इतनी डैमेज नहीं हुई नहीं है कि होती है. कैंसर का रिस्क है. लेकिन पैक ईयर्स में नापा जाता है सिगरेट की, Cigarette कितने smoking, आपने right. सिगरेट पिए, तो उसको एक पैक ईयर्स करके टर्म दिया जाता है. 10 सिगरेट्स होती होंगी एक पैक में, उस हिसाब से कैलकुलेट करके पैक ईयर्स दिए जाते हैं. तो मैंने पेशेंट का शीट पे लिख दिया कि भाई 30 पैक ईयर्स, 20 पैक ईयर्स का एक्सपोजर है, ये और वो है. पेशेंट ने भी कुछ माइंड नहीं किया, सारी डिस्कशन हुआ, पेशेंट की ट्रीटमेंट हुई, सक्सेसफुली ऑपरेट.